सो वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपने अभी तक 10th बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं चालू की है सो रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चालू कर दे, क्योंकि अब तो एग्जाम का डेट भी आ चुका है। बच्चों, रोज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं जो आपके 10th बोर्ड परीक्षा में अधिकतर बार पूछे जा चुके हैं और जिसके आने के चांस इस बार फिर से है। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बोर्ड परीक्षा में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यह क्लियर बताया था कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, दूसरा जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तीसरा जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग जल्दी से तैयारी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कॉपी और पेन नहीं लाया है तो जल्दी से लेकर के आ जाए भाई, नहीं तो लास्ट में आप बोलेंगे कि सर कुछ समझ में नहीं आया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में जरूर लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देंगे भाई, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसे कृपया करके अपने पास रख करके ना सड़ाएं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में, वो कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। प्रूव दैट √2 √3 √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है। हो सकता है आपके परीक्षा में ये बोला जाएगा कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, या तो बोला जाएगा √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, या तो बोला जाएगा √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके आपके जो सर ने आपको जो स्कूल में बताया है उसको याद करने की कोशिश करते हैं और याद करके एग्जाम में जाते हैं और वो भूल जाते हैं। मैं आपको इसका सही तरीका बताऊंगा बच्चों कि कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2-3 बातें और सीखनी पड़ेगी जो बहुत जरूरी है। देखिए जो अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहली बात तो बच्चों आपको सीखनी है कि रेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों को ये लगता है कि हमको तो पता है सर रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, लेकिन देखिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको नहीं पता हो। दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखिए कैन बी को मैंने हाईलाइट किया है, इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि कुछ नंबर जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो रेशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो 1.4, ये नंबर को हमको कोई बोले कि रेशनल नंबर है या नहीं है तो कुछ लोग ये दिमाग में सोचने लग जाते हैं कि सर ये तो रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा है। नहीं बच्चों, ये रेशनल नंबर है, कंफर्म बात है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से पढ़े तो लिखा है कैन बी। कैन बी मतलब लिख सकते हो, लिखा हुआ नहीं, लिख सकते हो। तो हम लोग इसको तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 14/10 लिख सकते हैं। 14/10 अगर मैं लिख सकता हूं तो वो रेशनल नंबर हुआ, ना कि नहीं हुआ। तो ये बात आप लोगों को सबसे पहले तो नोटिस करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे। आगे बोला गया है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको पता ही होगा कि जो नीचे वाला नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उधर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं जिसमें p और q जो है इंटीजर होने चाहिए, ये तो आप जानते हैं, लेकिन अब जो मैं हाईलाइट किया हूं उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यही फंडे का इस्तेमाल करके आपके ये जो इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बनने वाले हैं। आगे लिखा है बच्चों p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा। इस बात को कैसे समझेंगे? तो देखिए मैं आपके सामने 2 एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल है 3/4 और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 4/6। ठीक है, अब अगर मैं 3 के फैक्टर के बारे में बात करूं तो 3 का फैक्टर है 1 और 3। वहीं पर अगर मैं 4 के फैक्टर के बारे में बात करूं तो 1 है फैक्टर 4 का, 2 है फैक्टर 4 का, 4 है फैक्टर 4 का। फैक्टर यानी कि वो नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे 4 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है और 4 भी डिवाइड कर सकता है। वहीं पर मैं इस 4 के बारे में बात करूं तो इसका भी फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। अब 6 के फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो 6 का फैक्टर होगा 1 2 3 और लास्ट में आएगा 6। तो देखिए बच्चों इन दोनों को देखें अगर तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर मेरे को नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 1। और इसमें अगर देखें तो इसमें कॉमन फैक्टर मेरे को 1 भी नजर आ रहा है और 2 भी नजर आ रहा है। सॉरी 2 भी नजर आ रहा है। सो 1 और 2 दोनों कॉमन फैक्टर मेरे को यहां पर नजर आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है
कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो क्या 4/6 जो है वो रेशनल नंबर है? तो मैं बोलूंगा ये रेशनल नंबर नहीं है। बच्चों बचपन में आपने पढ़ा, इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। हम रेशनल नंबर उसी नंबर को बोलते हैं जिसके पी और क्यू के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, 3 और 9, 3/9 लिखा है। 3 का फैक्टर कौन कौन है? 1 है और 3 है। 9 का फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 3 है और 9 है। तो अब मेरे को बताइए, ये जो 1 और 1 एक कॉमन फैक्टर हो गया और यहाँ पर एक और कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा होगा आपको 3। सो इसके कॉमन फैक्टर 1 भी है और 3 भी है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। सो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे हुए हों, लेकिन P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ये बात आप लोगों को सबसे पहले पकड़ में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे दूसरी बात, है ना, दूसरे पॉइंट के, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, मैंने बच्चों P एक नंबर लिया है और यहाँ पर मैंने बहुत सारे नंबर लिए हैं। 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, 5, ऐसे बहुत सारे नंबर लिए। आप चाहे कोई और नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके जस्ट नीचे मैंने P का स्क्वायर किया, यानी इस नंबर का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1 किया है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे आप किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, नीचे में जो मैं सेक्शन को हाईलाइट किया हूं उसको समझना है आपको। इफ एनी नंबर ए, मान लो कोई एक नंबर है, चलो मान लेते हैं, मैं एक नंबर ले लेता हूं। इफ एनी नंबर 2 है मान लो, डिवाइड्स P स्क्वायर, तो 2 किसको किसको डिवाइड कर रहा है देखते हैं ना। 2 4 को डिवाइड कर देगा, 9 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, 16 को भी डिवाइड कर देगा, 36 को भी डिवाइड कर देगा, 64 को भी डिवाइड कर देगा और 100 को भी डिवाइड कर देगा, 81 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 4 है मेरे पास, 16 है मेरे पास, 36 है मेरे पास, 64 है मेरे पास और 100। ये सारे नंबर को हमारा ये जो 2 है वो डिवाइड कर सकता है। अब देखिए बच्चों, अगर ये नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है तो जस्ट उसके ऊपर वाले नंबर को देखिए, ये जो 2 है इस 2 को डिवाइड कर पाएगा? मैं बोलूंगा हाँ, 2 को डिवाइड कर देगा। क्या ये जो 2 है वो 4 को डिवाइड कर पाएगा? तो मैं बोलूंगा हाँ, 4 को भी डिवाइड कर लेगा। क्या ये 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर लेगा? मैं बोलूंगा हाँ, 2 6 को डिवाइड कर लेगा। क्या ये 2 8 को डिवाइड कर लेगा? मैं बोलूंगा हाँ, 8 को भी डिवाइड कर लूंगा। क्या ये 2 जो है 10 को डिवाइड कर लेगा? तो मैं बोलूंगा हाँ। सो यहाँ पर कमाल की बात ये समझ में आ रही है बच्चों मेरे को, कि अगर कोई नंबर P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पक्का बात है कि वो P को भी क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से जनरली कोई करता नहीं है। इस बात को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियरली इसका जो प्रूफ है वो आसानी से समझ में आएगा। आपको याद करने की झंझट भी नहीं है बच्चों, आप एग्जाम में फर्राटेदार लिख करके आएंगे और पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा 3 में 3। तो यहां पर देखिए बच्चों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है ना, 2 इंपॉर्टेंट बात तो कर लिया। पहला था डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, तीसरा था हमारा कि अगर कोई नंबर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पक्का बात है कि वो नंबर P को भी डिवाइड करेगा। अब देख लेंगे व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें बच्चों हम लोग जो √2 है, √3 है, √5 है, इन सारे नंबर को अगर हम लोग को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है बच्चों? तो देखिए, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग किसी चीज को जैसे प्रूफ करना है, जैसे हम लोग को √5 को प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, तो हम लोग उसको ये मान लेंगे कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर नहीं है और उसके बाद अपना काम आगे स्टार्ट करेंगे। जब आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो हमको रास्ते में पता चलेगा, अरे मैं तो गलत रास्ते में जा रहा हूँ, जो हमने सोचा था वो गलत था। और उसके बाद देखिए, हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर के अलावा दुनिया में और कोई नंबर होता नहीं है। सो अगर कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो पक्का क्या होगा? वो इरेशनल नंबर ही होने वाला है। इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जल्दी से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए, हमारे पास तो 3 क्वेश्चन था, एक √2 भी था, एक √3 भी था और एक √5 भी था। सो मैं √2 को करके दिखाता हूं आपको, बाकी √3 और √5 आप लोग खुद अपने मन से, अपनी इच्छा से करेंगे ताकि आप लोग अपने एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाए। सो चलिए हम लोग शुरू में क्या मानेंगे? शुरू में हमको प्रूफ करना था कि √2 इरेशनल नंबर, तो हम लोग मान लेते हैं लेट √2 इज नॉट इरेशनल नंबर। √2 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो √2 अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? देन √2 इज अ रेशनल नंबर।
सो रूट टू क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। और अगर रूट टू रैशनल नंबर है बच्चों तो रूट टू को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं आपको बताया था कि दुनिया का हर नंबर जो रैशनल नंबर होता है उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो मैंने रूट टू को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लिया मान लो। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो रूट टू का अगर मैं स्क्वायर करूंगा बच्चों तो ये 2 हो जाए। क्यों, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू करने से बच्चों रूट 4 हो जाता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। सो रूट टू इंटू रूट टू 2 हो गया, और इधर स्क्वायर करूंगा तो पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2q² जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर के। यानी पी स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा 2q² के। तो यहां पर देखिए बच्चों, हमने क्यू स्क्वायर में 2 को मल्टीप्लाई किया तब जाकर पी स्क्वायर मिला। यानी कि ये जो पी स्क्वायर आने वाला है वो पक्का 2 का मल्टीपल होने वाला है। भाई अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया हूं किसी नंबर से, जैसे मैं 2 में मल्टीप्लाई कर दिया हूं 3, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 जो है वो मल्टीपल होता है 2 का। ये वैसे ही देखो, पी स्क्वायर लाने के लिए मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना है, टू मल्टीप्लाई करना पड़ा है क्यू स्क्वायर के साथ। सो मैं बोलूंगा क्या, पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 2 का मल्टीपल है, या तो हम लोग बोल सकते हैं इसका उल्टा, 2 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। देखिए भाई, अगर मान लो मैं बोलता हूं कि 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो भाई 2 जो है वो फैक्टर तो होगा ना, पक्का बात है 6 का, कंफर्म बात है। देखिए अगर मैं बोलता हूं आप लोगों को कि 2 फैक्टर है, 2 जो है वो 6 जो है वो मल्टीपल है 2 का, या 8 जो है वो मल्टीपल है 2 का, तो 2 जो है वो फैक्टर बन जाएगा 8 का, या 2 जो है वो फैक्टर बन जाएगा 6 का। ये होता है। सो ऐसे ही देखो यहाँ पर 2 जो है वो फैक्टर बन गया किसका, पी स्क्वायर का। ये इंपॉर्टेंट बात आपको पकड़ में रखनी है। यानी पी स्क्वायर का हमको एक फैक्टर मिल गया 2। अगर 2 जो है पी स्क्वायर का फैक्टर है तो पक्का बात है कि 2 जो है वो P का भी फैक्टर बन जाएगा। और यही बात मैं आपको बताना चाहता था, इस बात को आप लोगों को समझनी है, ठीक है। सो पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, और 2 अगर पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 जो है वो P का भी फैक्टर बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए, अब अगर 2 फैक्टर है P का तो पक्का बात है कि P कैसे मिलेगा मेरे को, कि 2 में कोई नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं मान लो चलो x को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है भाई। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि 8 जो है वो 8 का जो फैक्टर है वो 2 है, तो पक्का बात है कि 2 में मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 मिलेगा, यानी कोई नंबर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 8 मिल जाएगा। अब जैसे 9 लेते हैं, 9 का फैक्टर है 2 का, सॉरी 2 का फैक्टर है 9 का, तो मैं बोलूंगा भाई 2 फैक्टर नहीं है सर 9 का। क्यों, क्योंकि 2 में कोई इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर मेरे को 9 नहीं मिलेगा ना। तो याद रखना कि अगर वो फैक्टर बन गया है तो कोई ना कोई नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर मेरे को वापस मिल जाएगा। सो p जो है वो 2x के बराबर है। अब मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखिए ये जो p स्क्वायर है बच्चों, ये यहाँ पर p स्क्वायर किसके बराबर दिख रहा था, 2q स्क्वायर के, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। फिर से देखिए ये जो क्यू स्क्वायर है उसका फैक्टर कौन बन गया, 2 बन गया, तो यहां पर फिर लिख दूंगा 2 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। और अगर 2 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q। यानी कि P और Q के, P का भी फैक्टर 2 है और Q का भी फैक्टर 2 है। और मैंने आपको बताया था कि P और Q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, और यहां पर तो 2 मेरे को फैक्टर दिख रहा है। यानी कि मैं बोलूंगा क्या, आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। वी नो दैट P and Q have no common factor other than 1, so our contradiction is wrong. Hence
हमने शुरू में क्या सोचा था, हमने शुरू में सोचा था कि रूट टू जो है वो रेशनल है, लेकिन रूट टू रेशनल नहीं है, हैंस रूट टू इज नॉट अ रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा वो, देयरफॉर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। और यही हमको प्रूफ करना था बच्चों। और यही सेम प्रोसेस आपको रूट 3 के लिए भी मिलेगा, और रूट 5 के लिए भी मिलेगा, और रूट 6 के लिए भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर 2 मेरे को फैक्टर दिखा है, अगर रूट 3 को प्रूफ करेंगे तो 3 फैक्टर दिखेगा, रूट 5 को प्रूफ करेंगे तो रूट 5 फैक्टर दिखेगा। सो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे, और 3 मार्क्स आपके कंफर्म मिल जाएंगे। देखिए इसी क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन बोला जाएगा 7 रूट 5 को प्रूफ करके दिखा दो। 7 रूट 5, 7 रूट 5 को प्रूफ करो। सो 7 रूट 5 को प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, फिर से इसको रैशनल नंबर मान लेंगे, और रैशनल नंबर को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए मैं रूट 5 को इधर ही रहने देता हूं, और यहां पर P अपॉन Q, ये 7 को मैं नीचे ले आऊंगा तो 7Q हो जाएगा। अब देखिए अगर P जो है वो एक इंटीजर है और Q जो है वो भी एक इंटीजर है, एक मिनट रुकेंगे, P जो है वो एक इंटीजर है और Q जो है वो भी एक इंटीजर है, P जो है वो एक इंटीजर है और Q जो है वो भी एक इंटीजर है। तो ये दोनों मिलाकर के ये एक रैशनल नंबर बनाने वाले हैं, यानी कि P अपॉन 7Q इज अ रैशनल नंबर, बट रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। रूट 5 जो होता है बच्चों वो रैशनल नंबर नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो बगल में लिख करके जरूर देगा कि रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, या इरेशनल नंबर बोल देगा, ठीक है, नॉट अ रैशनल नंबर। क्या कोई रैशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? तो नो। तो हम लिखेंगे फिर से, सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। सो आगे का प्रोसेस बच्चों सेम टू सेम ऐसे ही बनने वाला है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अधिकतर देखने के लिए मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर लगा हो तो भाई क्या कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक भी करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।